बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम। आज बात करते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी, जो कि हम सारा आई का टॉपिक और आई के जो भी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर तीन लेयर होती है: इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर रेटिना से बनी होती है, मिडल लेयर क्रोएड और सिलरी बॉडी और एरस से बनी होती है, जो आउटर लेयर है वो आप लोगों की स्क्लेरा और कोर्निया से बनी होती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको देखने की जरूरत नहीं है इतनी, ना ही टाइम है कि एक एक चीज समझाएं। ठीक है, तो टू द पॉइंट चीजें पढ़ते हैं, सारा इसको कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम करीब है, जो बाकी डिटेल होगी वो बाद में होती रहेगी। तो सबसे पहले देखें आउटर लेयर। आउटर लेयर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं? आउटर लेयर के अंदर हम पढ़ेंगे स्क्लेरा और कोर्निया, ये याद रखना है। आउटर जो लेयर है वो फेब्रस लेयर है। ठीक है, ये भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आई की कौन सी जो कि फेब्रस लेयर वो है आउटर लेयर, इसमें स्क्लेरा और कोर्निया होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मिडल लेयर, जो मिडल लेयर है ये वेस्क्यूलर लेयर होती है। ठीक है, अंदर इसके अंदर वेसल्स वगैरह सारी होती हैं। इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं? क्रोएड, जो कि पोस्टीरियरली होता है, क्रोएड पोस्टीरियरली होता है। सिलरी बॉडी और एरस ये क्या होते हैं? एंटीरियरली होते हैं। ठीक है, ये मिडल लेयर में होते हैं। ठीक है, मिडल लेयर में एंटीरियरली सिलरी बॉडी और एरस, और पोस्टीरियरली क्या होता है? क्रोएड होता है। और इसके बाद इनर देखिए, इनर जो है नर्व टिश्यूज होती हैं। ठीक है, इसमें नर्व टिश्यूज लेयर है। इसमें क्या होती है? एक ही स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये पूछते हैं जो रेटिना के अंदर सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, फोविया सेंट्रालिस कहते हैं रेटिना के सेंट्रल सेंट्रल जो पॉइंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो फोकस होता है मेन। और इसके अलावा नर्व सप्लाई अगर आई की पूछे तो आप लोगों ने क्या बताना है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व है, ये याद रखना है। और इसके अलावा नीचे देखें एक्वियस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर। जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये मेंटेन करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, और ये प्रोड्यूस होता है सिलरी बॉडी से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन कर सकती है। और इसके अलावा ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या है? ये जेल एक होता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स करता है और आई को शेप देता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस तब होता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है फिटस की। ठीक है, ये तब ही प्रोड्यूस हो चुका होता है, पर दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोड्यूस होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जो एक केस में था वो सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा था। इसके बाद नीचे देखें सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यूज इसके ऊपर बनती है। ये क्या करती है? इक्वियस ह्यूमरस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इक्वियस ह्यूमरस सिलरी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है? जो इक्वियस ह्यूमरस है ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके लिए मेंटेन लेंस शेप, सिलरी बॉडी ही लेंस की शेप को मेंटेन करती है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे देखिए कंजक्टिवा क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट्स और लुब्रिकेट द आई करती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, जो कंजक्टिवा है ये बहर आउटर लेयर होती है आई की। ठीक है, ये बहर बहर जो सामने लेयर है। सामने आपने देखा हो किसी को जब शावर लेता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती है, ये क्या होती है? कंजक्टिवल एलर्जी होती है। ठीक है, नीचे देखिए द ब्लड सप्लाई ऑफ द आई। इसमें सबसे पहले जो चीज समझने वाली है वो ये पूछते हैं एग्जाम में कि ऑप्थाल्मिक आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है। ठीक है, प्राइमरली जो आई की ब्लड सप्लाई आती है वो ऑप्थाल्मिक आर्टरी से आते हैं, लेकिन ऑप्थाल्मिक आर्टरी के बारे में पूछते हैं ये किसकी ब्रांच है? ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। विद कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाइंग द रेटिना। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी किसको सप्लाई करते हैं? रेटिना को। और इसके अलावा इसकी और दूसरी जो सिलरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जो ऑप्थाल्मिक आर्टरी यहाँ से एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी निकलती है जो कि रेटिना को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा सिलरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि आप लोगों को क्रोएड को, स्क्लेरा को, एरस को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, क्रोएड, स्क्लेरा और एरस को सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा नीचे देखें वेनस ड्रेनेज कैसे होती है इसकी। वेनस ड्रेनेज जो होती है इसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थाल्मिक वेन्स के जरिए होती है। ठीक है, दैट ड्रेन इनटू कैवर्नस साइनस। जो ऑप्थाल्मिक सुपीरियर इंफीरियर वेन्स होती हैं ये कैवर्नस साइनस से पास होती हैं, ये कम्युनिकेट करती हैं फेशियल नर्व को, फेशियल वेन को, सॉरी। ठीक है, फेशियल वेन को ये कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और इसके अलावा कोर्निया देखें, कोर्निया के बारे में एग्जाम में एमसीक्यूज बनती है कि कोर्निया की जो ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये कोर्निया जो होता है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ से ले होता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कोर्निया इज द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कोर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर ऑफ द आई, ठीक है, लेक ब्लड सप्लाई, ये आउटर लेयर ऑफ आई में है, और इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कोई भी नहीं है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर।
ये याद रखना है। नीचे देखें थर्ड नर्व जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। पिछला जो एनआरए हुआ था उसमें एमसीक्यूज आई हुई थी, एक थर्ड पे आई हुई थी और एक सिक्स पे आई हुई थी, ठीक है। ये दोनों पे एमसीक्यूज आई हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। सबसे पहले देखिए थर्ड थर्ड नर्व जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं, ये सप्लाई करती है आप लोगों के मीडियल रेक्टस मसल को, सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को, इंफीरियर ओब्लिक और लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है। जो थर्ड मसल ये सारे आई के मसल्स को सप्लाई करे एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ओब्लिक फोर्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई हो रहा है और जो लेटरल रेक्टस है वो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई हो रहा है, बाकी सारे थर्ड नर्व सप्लाई कर रही है। और इसके अलावा इफ थर्ड नर्व डैमेज, अगर थर्ड नर्व डैमेज होती है पेशेंट को क्या मिलेगा, टोसिस मिड्रियासिस डाउन एंड आउटवर्ड पोजीशन, ठीक है। डाउन एंड आउटवर्ड पोजीशन हो तो आई को उसको कहते हैं एक्सोट्रोपिया। एक होता है एजोट्रोपिया, एजोट्रोपिया इनवर्ड आई की मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर आउटवर्ड पोजीशन आई की जो मूवमेंट है उसको क्या कहेंगे, एक्सोट्रोपिया, ठीक है। बाकी देखें इसके फीचर, पटोसिस मेड्रियासिस डाउन एंड आउटवर्ड पोजीशन हो तो थर्ड क्रेनियल डैमेज होती है। अगर टोसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस आ जाए तो वो होता है हार्नर सिंड्रोम, ठीक है, हार्नर सिंड्रोम। ये याद रखना है इसका फीचर। टोसिस विद मियोसिस है, यहाँ पे क्या टोसिस विद मेड्रियासिस है, प्यूपल डायलेट हुआ है। मेड्रियासिस प्यूपल की डायलेशन को कहते हैं, जो मियोसिस कहते हैं प्यूपल के कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं। और नीचे देखें फोर्थ नर्व, जो फोर्थ नर्व है अगर इसमें मसल सप्लाई देखें वो क्या है, सुपीरियर ओब्लिक, ठीक है। ये सुपीरियर ओब्लिक एसओ4 मतलब सुपीरियर ओब्लिक और फोर्थ क्रेनियल नर्व को से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको इस तरह याद है एसओ4। और जो फोर्थ नर्व इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोक्लियर नर्व। और इस अगर ये ट्रोक्लियर नर्व डैमेज हो जाती है इसको हम में कैसे पता चलेगा, क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। इफ फोर्थ नर्व इंजरी हुई है, डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक, डिफिकल्टी इन डाउनस्टेयर्स एंड डिप्लोपिया मिलता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट ना ही न्यूज़पेपर और बुक रीड कर पाएगा ना ही डाउनस्टेयर्स जा सकेगा, ठीक है। जो आई की डाउनवर्ड मूवमेंट तो वो क्या हो जाती है, इंपेयर हो जाती है, क्योंकि स्पीड ओब्लिक जो है वो डाउन मूवमेंट करवा रहा होता है की। नीचे देखें सिक्स्थ नर्व का अब्ड्यूसेंट नर्व कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, तीनों नर्व इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यूज आती है, ठीक है, तीनों में से इनको नहीं छोड़ना आप लोगों ने। सबसे पहले देखिए मसल सप्लाई लेटरल रेक्टस, LR6 इज लेटरल रेक्टस सप्लाई बाय सिक्स्थ क्लेन नर्व। और इफ सिक्स नर्व डैमेज, अगर सिक्स नर्व आप लोगों के डैमेज हो गए तो क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, डबल विजन विद एजोट्रोपिया, ठीक है। एजोट्रोपिया जो होता है आई जो मूवमेंट इनवर्ड होती है, ठीक है, इसको एजोट्रोपिया कहते हैं। और मीडियली डेविएटेड होती है आई, कांट मूव लेटरली। जो सिक्स्थ के नर्व है ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करे, ये लेटरल मूवमेंट में मदद देता है आई को। अगर ये लेटरल रेक्टस डैमेज हो गया, जो आई है वो लेटरल मूवमेंट ही नहीं कर सकती, क्या मूवमेंट करेगी, मीडियल साइड पर, ठीक है, मीडियल डेविएटेड होती है। नीचे देखें क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें अक्यूट कंजक्टिविटिस, ये थिन ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर लेयर है, थिन ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर, ये आउटर लेयर के बहरी होती है। तो इसमें देखें सबसे पहले काज एडिनोवायरस, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज है। और बैक्टीरियल या एलर्जिक, इसके अलावा एसएल होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिस। मोस्ट कॉमन काज अगर कंजक्टिविटिस का पूछे तो आप लोगों ने क्या बताना है, एलर्जिक ही होता है मोस्ट कॉमन। और सिम्टम्स में देखें रेड इची आई, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, अगर वायरल हो तो वाटरी डिस्चार्ज होगा, पस डिस्चार्ज जो बैक्टीरियल है, इरिटेशन विद इचिंग है तो एलर्जिक है, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट क्लिनिकल फीचर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए तो आपने सेंड कल्चर ऑफ डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है उसका कल्चर भेजेंगे। वायरल है तो उसके लिए हम सीरोलॉजी वगैरह एंटीबॉडीज वगैरह को डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम पीसीआर भी कर सकते हैं, वायरस में हमेशा पीसीआर ही बेस्ट होता है। इसके अलावा एलर्जिक है तो उसमें हम क्या देखेंगे, एलर्जिक में हम कोई भी एलर्जी रिस्पांस हो तो उसमें सीरम आईजी रेज मिलता है और इसके अलावा सिनोफिल्स भी रेज मिलते हैं, ठीक है। जब सीबीसी करेंगे सिनोफिल्स रेज हुए होते हैं, न्यूट्रोफिल रेज हुए हों तो वो बैक्टीरियल होता है, लिम्फोसाइट रेज हो तो वायरल हो सकता है या टीबी हो सकती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में देखें इफ बैक्टीरियल तो एंटीबायोटिक्स क्विनोलोन्स वगैरह देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जेंटामाइसिन, अगर जेंटामाइसिन देते हैं तो जेंटामाइसिन का साइड इफेक्ट भी है, ये क्या करवाती है, ये ऑटोटॉक्सिक है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में एक तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है और इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक यूज करते हैं तो इसमें क्या हो सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। और क्विनोलोन्स का साइड इफेक्ट अगर आप लोगों ने याद रखना है तो वो क्या होगा, डिप्रेस टेंडन, ठीक है। जो टेंडन कार्टिलेज है तो डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा इफ वायरल है तो सेल्फ लिमिटिंग, ओनली प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, इफ एलर्जिक है तो वेड एलर्जन से हमने केयर करनी है, ठीक है, ग्लासेस वगैरह इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसका टॉपिकल स्टेरॉइड्स या ओरल एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं एलर्जी में, ठीक है, ये याद रखना है। नीचे देखें एंटीरियर यूवेटिस,
एंटीरियर यूवेटिस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आती है। तो देखें, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। पेशेंट कैसे आएगा? पेन, फोटोफोबिया, सिलरी फ्लश के साथ आएगा, हाइपोप्यून, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर जब देखेंगे उसमें क्या होगी? हाइपोप्यून होगी, पस की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। ये एसोसिएट करता है HLA-B27, HLA-B27 डिजीज के साथ ये एसोसिएट करता है। ये ऑटोइम्यून है, पहले कोई ना कोई डिजीज चल रही होगी। मोस्ट कॉमनली ये एसोसिएट करता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ, ठीक है। ये बेस्ट किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? HLA-B27 के साथ। ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये रिकरेंट यूवेटिस करवा रहा होता है, ये रिकरेंट यूवेटिस करवा रहा है। और एंटीरियर यूवेटिस में आप लोगों को पता है, जो एंटीरियरली एक्सिलरी बॉडी एरिस हैं, वो उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। एंटीरियर में सीरियस सिलरी बॉडी और एरिस होता है, पोस्टीरियरली कोरोइड होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर यूवेटस होता है उसमें कोरोइड की इन्फ्लामेशन हुई होती है। नीचे देखें, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एग्जाम में आती है, ठीक है। एंटीरियर यूवेटस की ट्रीटमेंट पूछे तो आप लोगों ने प्रेडनिसोलोन बताना है और एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन या प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून है तो हमने क्या स्टेरॉइड्स देने हैं। अक्यूट केराटिटिस, एक्यूट केराटिटिस के बारे में अगर बात करें, मोस्ट कॉमन काज जो है इसका हर्पीस फ्लैक्स वायरस है, HSV इज हर्पीस फ्लैक्स वायरस। एक्यूट केराटिटिस में ये होता है जो आप लोगों का कोर्निया उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस और फंगल हैं। पेशेंट कैसे आएगा? पेन, फोटोफोबिया, रेडनेस, कोर्नियल अल्सर या इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। जब देखेंगे कोर्निया की इन्फ्लेमेशन, वहां पे अल्सर बने हुए होते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पूछते हैं डेंड्रेटिक लीजन या डेंड्रेटिक अल्सर किस में आते हैं? अनफ्लोरेसेंस। तो वो कहते हैं किसमें? अक्यूट केराटिटिस, जब वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस अक्यूट केराटिटिस करवाती है, उसमें क्या मिलते हैं? डेंड्रेटिक अल्सर या लीजन मिलते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस पे। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? हमने स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करनी है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा नीचे देखें, अक्यूट स्क्लेराइटिस। अक्यूट स्क्लेराइटिस भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोइम्यून है, एसोसिएट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, पेशेंट को सीवियर आई पेन हो तो वो क्या होता है? अक्यूट स्क्लेराइटिस हो सकता है, ठीक है, स्क्लेरा इन्फ्लेमेशन। और इसमें फीचर क्या आएंगे? सीवियर आई पेन होता है पेशेंट को विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सीवियर पेन है, तो क्या अक्यूट स्क्लेराइटिस है, ठीक है। ये एक पहचानने का तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे देखिए, पेन विद पल्पेशन होता है, डीप एपिस्क्लेरल वेसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यही पेन विद पल्पेशन, जब आप पल्पेट करोगे आई को देखोगे तो पेन, पेशेंट को सीवियर पेन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एपिस्क्लेरल जो वेसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व हुई होती हैं और रेडनेस होती है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑटोइम्यून पैनल चेक करेंगे, ठीक है, सीरोलॉजी वगैरह चेक करेंगे, जो ऑटोइम्यून डिजीज चल रही है उसकी कोई ना कोई एंटीबॉडी मौजूद होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होती है? रूमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडीज, ठीक है। देखें, ट्रीटमेंट में आप लोगों ने आंसर देने, पेशेंट सीवियर पेन के साथ आया, आई सीवियर पेन है, और उसके बाद सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देने, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और पहले से चल रहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके बाद अक्यूट स्क्लेरोसिस हुआ तो उसको हमने सिस्टेमिक स्टेरॉइड से ट्रीट करना होता है। नीचे देखें, डेक्रोएडिनेटिस। डेक्रोएडिनेटिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन लैक्रिमल जो ग्लैंड होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको कहते हैं डेक्रोएडिनेटिस। इसमें पेनफुल स्वेलिंग अपर टेम्पोरल ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि ये अपर टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट में लैक्रिमल ग्लैंड की लोकेशन होती है। जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पे पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लैक्रिमल ग्लैंड की लोकेशन क्या? अपर टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो देखें। इसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं फ्यूसाइडिक एसिड, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। ये फ्यूसाइडिक एसिड क्रीम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसके बाद ड्रेनेज के लिए एक सैक बना होता है, ट्रैक होता है, वो वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? acute डेक्रोसिस्टाइटिस। पेनफुल स्वेलिंग इन द इनर कॉन्थस, जो इनर कॉन्थस है ये इनर साइड पे होता है, ठीक है, आई की इनर साइड पे, इनर कॉन्थस, ठीक है। ये लैक्रिमल सैक की लोकेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लैक्रिमल सैक कहाँ पे है? ये इनर कैंथस में है, ठीक है। इनर कैंथस एक आउटर कैंथस, जो लेटरल साइड पे होता है, ये मीडियल साइड पे होता है। और इसके अलावा हम ट्रीटमेंट में क्या करें? सिरिंजिंग ऑफ लैक्रिमल सैक, जो लैक्रिमल सैक में क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मोस्टली उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे? सिरिंजिंग करेंगे, उसको ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है तो उसमें हम क्या देंगे? फ्यूसाइडिक एसिड, ठीक है। ये एंटीबायोटिक क्रीम होती है। नीचे देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो पिछला एनआरए हुआ है वहां पे 3 एमसीक्यूज इन तीनों पे थे, ठीक है। एक है मियोपिया, एक है परमेट्रोपिया, एक एस्टिग्मेटिज्म, तीनों टॉपिक
के ऊपर एमसीक्यूज थी और 2 एमसीक्यूज मैं अपने क्रेनियल लैब में बताई थी, 5 एमसीक्यूज पूरी हो गई। ठीक है, नीचे देखें मियोपिया में क्या होता है। जो मियोपिया होता है इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस इसमें होता क्या है, ब्लर डिस्टेंस विजन होती है। जो डिस्टेंस विजन होती है वो तो खराब होती है, लेकिन क्लियर नियर विजन, जो पेशेंट आता है वो कंप्लेन करता है दूर का कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन करीब सब कुछ साफ दिखाई देता है, इसको कहते हैं मियोपिया। इसमें क्या होता है, आई टू लॉन्ग होती है। ठीक है, लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो लाइट का फोकस बनता है वो फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनता है, इसलिए क्या होता है, नियर विजन तो क्लियर होती है, वो दूर की जो विजन होती है वो ब्लर होती है। और इसमें पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे, कनकेव से, कनकेव लेंसेज को ट्रीट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब केस देंगे कहेंगे पेशेंट है, पेशेंट की दूर की नज़र जो है वो खराब है, करीब की नज़र ठीक है, तो कहेंगे क्या है, या पूछेंगे क्या ट्रीटमेंट देंगे। नीचे देखें हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। ये ब्लर नियर विजन होती है और क्लियर डिस्टेंस विजन। ये इस पेशेंट की जो नियर विजन होती है वो खराब होती है, दूर की जो विजन होती है वो ठीक होती है। और आई टू शॉर्ट होती है और लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना, इसमें जो लाइट का फोकस बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात पूछते हैं, प्रेसबियोपिया क्या होता है। अगर ये हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये एरर रिफ्रैक्शन है सारे, तो एरर रिफ्रैक्शन अगर ओल्ड एज में भी आ जाए, ये मोस्टली पहले तो यंग एज में होते हैं बच्चों में, अगर ये ओल्ड एज में आ जाए तो इसको क्या कहें, प्रेसबियोपिया। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी क्लिनिकल फीचर ये दोनों के सेम होंगे। नीचे देखें एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्माटिज्म में ये होता है ब्लर रेड डिस्टॉर्टेड विजन एट ऑल डिस्टेंसेज, नियर विजन और फार डिस्टेंस, दोनों साइडों पे जो विजन होती है वो क्या होती है, ब्लर होती है। ठीक है, इरेगुलर कोनियल कर्वेचर होता है। इसमें होता क्या है, इरेगुलर कोनियल कर्वेचर हो जाता है काजिंग मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, इसमें जो पॉइंट एक पॉइंट पे जो फोकस नहीं बनता। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर फोकस बनने की इस वजह से जो विजन बनती है, करीब की है दूर की है, वो क्या होती है, ब्लर होती है। और इसमें जो ट्रीटमेंट में देते हैं, ट्रीटमेंट हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यू आती है। ये देखें टेरिजियम, टेरिजियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टेरिजियम के बारे में देखें, मस्कुलर मैस फ्रॉम इनर कैंथस, इनर कैंथस स्मॉल मस्कुलर मैस बनता है टू प्यूपल विच लीड टू डीजनरेशन ऑफ कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा को क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है, और ये काज क्या करवाता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू यूवी लाइट और सेंट्रल रेटिनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन काज यही है, लॉन्ग टर्म यूवी लाइट हो और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में अक्लूजन हो जाता है, इससे भी क्या हो सकता है, टेरिजियम हो सकता है। ठीक है, और इसमें ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सेंट्रल सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन, जो टेरिजियम का मोस्ट लोकेशन अगर पूछें तो इनर कॉन्सस से होती है, ओरिजिनेट करता है, और ये डीजनरेशन ऑफ कंजक्टिवा करता है, और ये मोस्ट कॉमनली किस चीज से होता है, यूवी लाइट के एक्सपोजर से। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन है। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर एमसीक्यू बनती है। ठीक है, यूनिलैटरल 2 to 4 years ऑफ एज, वाइट प्यूपल होता है इसमें। ठीक है, वाइट प्यूपल और किस में आता है, कैटरैक्ट में आता है। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा और कैटरैक्ट दोनों में वाइट प्यूपल मिलता है, लेकिन आप लोग ये याद रखना है यहाँ पे यूनिलैटरल होता है, जो कैटरैक्ट तो मोस्टली बाइलैटरल होता है। ठीक है, और यहाँ पे किस जीन का डिफेक्ट होता है, आरबी जीन डिफेक्ट होता है। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा आप लोग ने याद रखना है आरबी जीन डिफेक्ट। अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री जो है ब्लाइंडनेस है तो नीचे पूछेंगे कौन सा जीन डिफेक्ट होता है, आरबी जीन। ठीक है, ये एमसीक्यू मैंने देखी थी। और स्टेजेस देखें, पहली स्टेज क्या होती है, क्विजेंट स्टेज होती है, सिम्टोमेटिक। ठीक है, और ग्लाइकोमेटस स्टेज, इसमें इंट्राक्यूनल प्रेशर रेज होता है क्योंकि ग्लाइकोमेटस है। ग्लाइकोमा के फीचर आएंगे, पेन एंड बल्ज होगा इसमें। और एक्स्ट्राक्यूलर स्टेज जो है एक्सटेंशन ऑफ लिम्बस होगी। और मेटास्टेसिस स्टेज में क्या आता है, टू ऑप्टिक नर्व एंड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, ये इसकी स्टेजेस हैं। स्टेजेस इतनी एग्जाम में नहीं पूछी, लेकिन इसका पूरा पूरा केस देते हैं कि बच्चा है 2 to 4 years उसकी एज है और यूनिलैटरल वाइट प्यूपल है, या तो पूछेंगे कि क्या चीज़ है रेटिनोब्लास्टोमा, या तो इसका जीन डिफेक्ट पूछेंगे। ठीक है, और एग्जाम में इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है आप लोग। सीटी स्कैन एमआरआई ऑर्बिट करेंगे, और ट्रीटमेंट में आप लोगों को क्या करना है, सर्जरी करनी है। इफ लेस देन 3 मिलीमीटर है तो आप लोगों ने एर्गॉन लेजर फोटोकोगुलेशन करना है, जिसकी ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा मोर देन 3 मिलीमीटर है तो आप लोग न्यूक्लिएशन, पूरी आंख को ही बाहर निकाल देना है। ठीक है, और इसके अलावा रेडियो कीमोथेरेपी करनी है। ठीक है, ये याद रखना है। नीचे कॉम्प्लिकेशन आता है एग्जाम में कि जो रेटिनोब्लास्टोमा क्या कॉम्प्लिकेशन काज करवा सकता है, ओस्टियोसार्कोमा। ठीक है, ये बोन का कैंसर करवाता है। ओस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द बोन है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा नीचे देखिए सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में क्या होता है, सडन ऑनसेट पेन, लेस लॉस ऑफ विजन होती है।
और स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस होती है, ठीक है। स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस किस में आती है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ये इसका हॉलमार्क है। नीचे देखिए काज क्या हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज अगर पूछें सेंट्रल रेटिनल वेन कंक्लूजन, एथेरोस्क्लेरोसिस बताना है। पर इसमें क्या कर सकते हैं? लेजर फुट कोगुलेशन करेंगे या हेपरिन देंगे, क्योंकि थ्रोम्बस बना होता है। थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या देंगे? हेपरिन। और इसके अलावा स्टेरॉइड्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को भी रोकने के लिए हमने स्टेरॉइड्स देने होते हैं। नीचे देखें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अगर ओक्लूजन हो जाए तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा? सडन ऑनसेट पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगी, ठीक है। पेनलेस लॉस ऑफ विजन, लेकिन इसमें क्या था? चेरी रेड स्पॉट ऑन रेटिनोस्कोपी। चेरी रेड स्पॉट ये इसका हॉलमार्क है, ठीक है। उसमें क्या था? स्टॉर्म सनसेट पर, इसमें क्या? चेरी रेड स्पॉट ऑन रेटिनोस्कोपी, ठीक है। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है। और इसका काज देखिए, थ्रोम्बस हो सकता है, थ्रोम्बोसिम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन काज। उसमें काज क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे थ्रोम्बोलिज्म है मोस्ट कॉमन काज। और ये रेयर एथेरोस्क्लेरोसिस से भी हो सकता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वेन में ज्यादा डेवलप करता है, वहां से हो तो अगर आर्टरी में जाएगा तब भी हो सकता है। इसके बाद आई मसाज करेंगे, ठीक है। आई मसाज में काफी हद तक रिलीफ मिलता है। और एविएसिटाजोलोमाइड देंगे पेशेंट को। और इसके अलावा वेजोडिलेटर, आइविनेट्रेज वगैरह देंगे, ठीक है। क्योंकि आर्टरी ओक्लूजन है तो इसमें वेजोडिलेटर बहुत बेस्ट काम करते हैं। और इसके अलावा पैरासिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ओक्लूजन है तो उसको भी हमने क्या करना होता है? ड्रेन करना होता है, इसलिए एसिटाजोलोमाइड दे रहे होते हैं। नीचे देखें रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट की अगर बात करें, सेपरेशन ऑफ इनर आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। इसमें जो इनर आउटर लेयर रेटिना की होती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है इसमें। और काजेस क्या? ट्रॉमा आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकता है इसका काज। मोस्ट कॉमन काज रेटिनोस्कोपी जब करेंगे, डल ग्रे रेटिना, ठीक है। एक हिस्ट्री देंगे केस में कि पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई कैटरेक्ट की, तो उसके बाद पेशेंट जब हमने रेटिनोस्कोपी की डल ग्रे रेटिना मिला है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। और इसमें हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर स्मॉल है तो लेजर फोटोकोगुलेशन करनी है या क्रियो सर्जरी करनी होती है, ठीक है। ये साइटोलॉजी। अगर लार्ज है तो फिर हमने रेटिनोपेक्सी करनी होती है। बेस्ट जो ट्रीटमेंट है रेटिनल डिटैचमेंट के लिए रेटिनोपेक्सी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रेटिनोपेक्सी ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें हम रेटिनल जो डिटैचमेंट हुई है उसको हमने रिपेयर करना होता है। नीचे देखें रेटिनेटिस पिगमेंटोसा, ब्लैक पिगमेंट ऑल ओवर द पेरिफेरी विद बोन स्पेक्यूल्स। जब आप आई की स्ट्रक्चर देखेंगे रेटिनोस्कोपी पे क्या मिलता है? ब्लैक पिगमेंट मिलते हैं पेरिफेरी, और बुन कैप्यूल्स होते हैं इसमें। सिम्टम्स नाइट ब्लाइंडनेस, लेटर ऑन कंप्लीट ब्लाइंडनेस। शुरू में नाइट ब्लाइंडनेस और बाद में कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसका काज देखें, कॉन्जेनिटल हो सकता है, लॉरेंस मून ब्राइडल सिंड्रोम, ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है जिसके के अंदर रेटिना पिगमेंटोसा होता है पेशेंट को। किडनी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, पोलीडेक्टिली होती है, एक्स्ट्रा फिंगर होती हैं। और इसके अलावा पेशेंट को ओबेसिटी होती है, ठीक है। ये सारे लॉरेंस माउंट ब्राइडल सिंड्रोम के फीचर हैं। और इसके रेफसम सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें फिटोनिक एसिड की लेवल इंक्रीज होता है। फिटोनिक जो एसिड होता है इसमें क्या हो जाता है? वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। पेशेंट कैसे आएगा? न्यूरोलॉजिकल अपसेट्स के साथ आएगा और एनोस्मिया के साथ आएगा, ठीक है। उसकी जो स्मेल है वो लॉस हो जाएगी। और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन सीरम फिटोनिक एसिड लेवल चेक करते हैं। और इसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट है सन ग्लासेस होती है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? रेटिनेटिस पिगमेंटोसा में सन ग्लासेस। लेकिन इसको आप लोगों के पहचानना कैसा? केस में यही है, देंगे ब्लैक पिगमेंट ऑल ओवर द पेरिफेरी विद बोन स्केप्यूल्स, ठीक है। बाकी हिस्ट्री होगी नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह की, कंप्लीट ब्लाइंडनेस की, ठीक है। नीचे देखें डायबिटीज मेलिटस रेटिनोपैथी हो सकती है। इसमें डायबिटीज मेलिटस रेटिनोपैथी है तो इसमें आप लोग ने ये याद रखना, ब्लर विजन विद कंप्लेंट डायबिटीज मेलिटस, न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। जो न्यू वेस्कुलराइजेशन बनती है रेटिना पे वो किस में होती है? वो होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, ठीक है। और कार्टन वूल स्पॉट्स अगर मिल रहे हैं, ये कार्टन वूल स्पॉट्स लेट फीचर आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, लेकिन ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल जो फीचर होता है ये होता है डायबिटिक हाइपरटेंशन में, ठीक है, हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी में। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ है तो सबसे पहले न्यू वेस्कुलराइजेशन बनेगी, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। और अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के साथ है उसमें जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर बनेंगे वो कार्टन वूल अपीयरेंस होगी, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा हमने क्या करना होता है? कंट्रोल ऑफ शुगर करनी होती है, लेजर फूड कोगुलेशन, ठीक है। शुगर को कंट्रोल करना लेजर फूड कोगुलेशन से हमने पेशेंट को जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनी है उसको हमने डिस्ट्रॉय करना होता है। नीचे देखिए हम रेटिनल हेमरेज, जो रेटिनल हेमरेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्लॉट हेमरेज या फ्लेम हेमरेज, ठीक है। इनके पास नेम देख लें। नीचे देखें स्नेल कैटरेक्ट, स्नेल कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर। इससे पिछले जो नरे हो तो उसमें स्नेल कैटरेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज थी।
ठीक है। ये एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है। इसमें इटियोलॉजीज देखें, सबसे पहले डायबिटीज मिलेटस, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, पुअर डाइट, विटामिन ए सी ई डिफिशियंसी, अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग, आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और टाइप देखें, कोर्टिकल हो सकते हैं या न्यूक्लियर। जो कोर्टिकल है ये 75% होती है। इसमें क्या होता है, क्यूनिफॉर्म वेज शेप्ड ऑल ओवर द कोर्टेक्स। क्यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, इसमें वेज शेप्ड होता है ऑल ओवर द कोर्टेक्स। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर में 25% है। ये ब्लैक कैटरैक्ट कहते हैं इसको। एसिम्प्टोमेटिक होता है, रूटीन एग्जामिनेशन में हम पिक करते हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर आता है, क्यूपुलिफॉर्म डिस्क शेप्ड ओनली पोस्टीरियर कोर्टेक्स। ये क्यूपुलिफॉर्म होता है, ओनली पोस्टीरियर कोर्टेक्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। सिम्टम्स देखें, पेशेंट कैसे आएगा, बाइलैटरल वाइल्ड प्यूपिल, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, विजुअल डिस्टोर्शन, लेक्रीमेंट। ठीक है, मेन ये चीज है जो चीज समझने वाली है। ठीक है, वही बाइलैटरल वाइट प्यूपल विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। एक पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, मुझे ऐसा ऐसा 2-3 सालों से मेरी आंखें धुंधली होती जा रही हैं। जब आप लोग देखेंगे उसका जो प्यूपल होंगे बाइलैटरल, वो वाइट होंगे। ठीक है, ये इसका हाल मार्क है, स्नेल कैटरैक्ट इसको कहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा नीचे देखें सर्जरी, इसकी सर्जरी कैसे करेंगे। जो बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछले जो एनआरए में एमसीक्यूज आई हुई थी, यही पूछा था। एक तो केस दिया होता है, नीचे उसकी ट्रीटमेंट पूछी हुई थी। तो आप लोगों ने क्या पिक करना है, तो मोस्ट कॉमन जो कैटरेक्ट में करते हैं फीको एमल्सिफिकेशन। ये एक ही दिन में पेशेंट को सर्जरी करके छुट्टी दे देते हैं। इसमें कोई लेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेंस वगैरह जब रखते हैं तो उसमें स्टिच करते हैं बाकियों में, लेकिन इसमें स्टिच नहीं करते। ठीक है, लेंस रख के पेशेंट को एक दिन में छोटा सा इंसिजन दे के, और जो फिक इमल्स होती है वो अंदर डाल के लेंस को फिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ये है इसकी। इसके अलावा एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट भी होता है, इसमें स्टिच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये अब नहीं करते। और इसके लिए इंटर कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ये भी था। लेकिन अब ये जो मोस्ट कॉमन आजकल चल रही है, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो फिकोमल्सिफिकेशन है। ठीक है। और नीचे देखें ट्राकोमा। ट्राकोमा पे बात करते हैं, ट्राकोमा देख लें। ठीक है, ट्राकोमा में कंजक्टिवल फोलिकल्स इन्वॉल्वमेंट एक तो, और इसके अलावा ब्लेनस के साथ पेशेंट आता है। इसका मोस्ट कॉमन क्लामिडिया ट्राकोमा है। ठीक है, एग्जाम यही पूछते हैं। ठीक है, पेशेंट एक कंजक्टिव फोलिकल्स के साथ है, उसमें ब्लेनस है पेशेंट को, तो क्या काज हो सकता है, वो क्लामिडिया ट्राकोमा हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में होता है। इसके अलावा इसके स्टेजेस स्टेजेस आप लोगों ने याद रखें, लेकिन ये स्टेजेस सेकंड स्टेप में पूछते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में एमसीक्यूज आई हुई नहीं, और ये केस आया हुआ था कि पिक्चर दी हुई थी ट्राकोमा की, कहते हैं ये क्या है और इसकी स्टेजेस बताओ। ठीक है, मैंने डिagनोज कर लिया था इसको। ठीक है, ये आसान था। और इसके अलावा देखें, फोलिकुलर स्टेज, इंटेंस स्टेज, और स्कैन स्टेज, ओपेसिटी। ठीक है, ये इसके स्टेजेस हैं। नीचे देखिए इसकी ट्रीटमेंट है, जिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। ये इसकी ट्रीटमेंट आप लोग याद रखें। ठीक है, जिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ट्राकोमा में देते हैं। ट्राकोमा क्या होता है, कंजक्टिवल फोलिकल्स बनते हैं। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन काज क्या था, क्लैमिडिया ट्राकोमा। नीचे देखें, क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में क्या होता है, नैरोइंग क्लोजिंग ऑफ द एंगल ऑफ anterior chamber लीड टू रेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, नैरोइंग या क्लोजिंग होता है एंटीरियर एंगल पे। जो चैम्बर होता है एंटीरियर चैम्बर, उसमें क्या हो जाती है, नर्विंग आ जाती है। ठीक है, इंट्राक्यूलर प्रेशर की ड्रेनेज नहीं होता, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं हम इसमें। तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंट्राक्यूलर प्रेशर की लेवल कितनी होगी, मोर 60 मिलीमीटर होती है। ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं इसकी जो वैल्यू होती है ये 10 से लेकर 20 तक होती है। ठीक है, 10 से 20 मिलीमीटर मर्करी, ये नॉर्मल इंट्राक्यूलर प्रेशर होता है। अगर इससे ज्यादा हो रहता है वो क्या हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 10 से नीचे आ गया तो उसमें हेपोटोनिया कहते हैं, हेपोटोनिया। उसमें क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नीचे देखें, काज इसका फेमिलियल हो सकता है, स्मॉल आई हो सकती है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी पढ़ के हैं, जिसमें पेशेंट को दूर का सब दिखाई देता है, करीब का कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, और एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, नीचे देखें, पेशेंट को क्लिनिकली फीचर में कैसे देखेंगे, सडन ऑनसेट पेनफुल रेड आई, लॉस ऑफ विजन, सीन हालोज अराउंड द लाइट एट नाइट टाइम। जब नाइट टाइम देखेंगे पेशेंट को हालोज नजर आता है। ठीक है, लाइट पे। और इसमें सडन ऑनसेट पेन फॉर आई मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है। कंजक्टिवा कंजेशन हो जाता है इसमें। कोनिया जो का है हैजी होता है, प्यूपल डायलेटेड ओवैड शेप होता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, प्यूपल इसमें कैसे डायलेट ओवैड शेप में होता है। और इसके अलावा इंट्राक्यूलर प्रेशर को मेजर करना है तो उसमें हम श्वार्ट्ज टोनोमेट्री या डार्क रूम टेस्ट करते हैं। ठीक है, श्वार्ट्ज टोनोमेट्री में पेशेंट को इंट्राक्यूलर प्रेशर मेजर करते हैं, और डार्क रूम टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को डार्क रूम में बिठा के 1-2 घंटे बाद दोबारा क्या इंट्राक्यूलर प्रेशर मेजर करते हैं कि कितनी इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ तो पेशेंट को वाकई की क्लोज एंगल एंटीरियर चैम्बर पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, नीचे देखें, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन गोनियोस्कोपी, जो बेस्ट है गोनियोस्कोपी करते हैं, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
नीचे ट्रीटमेंट देखें, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर, या तो हमने इंक्रीज ड्रेनेज करवानी है, दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम उसकी प्रोडक्शन को कम करें या तो उसकी ड्रेनेज को इंक्रीज करें। ठीक है, अगर हमने प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाना है तब हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर, बिटोक्सालोल। ये एग्जाम में जो कौन सी बीटा ब्लॉकर जो कि इंट्राक्यूलर प्रेशर को कम करवा सकते हैं वो बिटोक्साल है। इसके अलावा सीटाजोलामाइड। ठीक है, ये क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर है। ये किस में इस्तेमाल होती है, ये डाययूरेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, किसमें, ये इंट्राक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करने में। ठीक है, जहां एडिमा बन रहा हो। इसके अलावा इंक्रीज ड्रेनेज इंट्राक्यूलर प्रेशर, अगर हमने ड्रेनेज को इंक्रीज करना है इंट्राक्यूलर प्रेशर को, तो उसमें हम क्या करेंगे, पेलोकार्पिन या मैनिटोल देते हैं। ठीक है, पेलोकार्पिन मैनिटोल ये ड्रेनेज को इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा सर्जरी देखें, लेजर एरिडोटमी करेंगे, लेजर एरिडोटमी या बटन हॉल एरिडोटमी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है इसकी, लेजर एरिडोटमी या बटन हॉल एरिडोटमी। ओपन एंगल ग्लोकोमा देखें, ओपन एंगल ग्लोकोमा में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये मसला कहाँ पे होता है। इसमें फिब्रोसिस स्क्लेरोसिस होती है, ट्रेबक्यूलर मेशवर्क कैपिलरीज इन कैनालोशिलम, जो कैनालोशिलम में होती है इसमें मेशवर्क कैपिलरीज होती हैं जो एक्वियस ह्यूमर को ड्रेनेज में मदद देती हैं। कहाँ से, ये सिलरी बॉडी से जब एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है वो उसके बाद ड्रेनेज के लिए जब आता है तो मेशवर्क कैपिलरी से गुजरता है। या लेकिन यहाँ पे जब फिब्रोसिस स्क्लेरोसिस होती है इसकी ड्रेनेज नहीं होती, इंटरक्यूलर प्रेशर आप लोगों को रेज मिलता है। ठीक है, और जो इंटरक्यूलर प्रेशर रेज होता है वो मोर देन 21 मिलीमीटर मर्करी होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए काजेज, इसके काजेज क्या हो सकते हैं, एडवांस एज हो सकती है मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेजुअल ऑनसेट पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस विद इंटैक्ट सेंट्रल विजन, इसमें सेंट्रल विजन इंटैक्ट होते हैं, पेरिफेरल विजन इसमें लॉस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना ओपन एंगल ग्लोकोमा में। और इसमें रेटिनोस्कोपी करते हैं एग्जामिनेशन पे तो ऑप्टिक डिस्क की कपिंग मिलती है। ऑप्टिक कपिंग कहाँ मिलती है, रेटिनोस्कोपी पे, ये इसका हॉलमार्क है। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या करना है, शॉर्ट स्टोनोमेट्री करनी होती है। शॉर्ट स्टोनोमेट्री में इंट्राक्यूलर प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके ट्रीटमेंट याद रखें, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर। ओपन एंगल ग्लोकोमा या क्लोज एंगल ग्लोकोमा दोनों की ट्रीटमेंट जो होती है वो सेम है। ठीक है, मेडिसिन सेम देंगे। ठीक है, इसमें बिटोक्सिलोल या सीटाजोलामाइड, और इसमें ड्रेनेज को इंक्रीज करवाना तो पेलोकार्पिन या मैनिटोल। ठीक है, सर्जरी में हमने क्या करना होता है, सर्जरी में हमने लेजर ट्रेबक्यूलोप्लास्टी, क्योंकि ट्रेबक्यूलर मेशवर्क कैपिलरीज जो हैं वहां पे डिफेक्ट है, फिब्रोसिस स्क्लेरोसिस, तो उसकी क्या करनी, हमने लेजर ट्रेबक्यूलोप्लास्टी करनी है या सर्जिकल ट्रेबक्यूलेक्टमी करनी होती है। नीचे देखो स्टेंट, स्टेंट के बारे में भी पूछते हैं एग्जाम में कभी कभार, या तो पूरा केस देते हैं या तो इसमें क्या पूछते हैं, इसका टेस्ट पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे। तो आप लोग याद रखना है, स्टेंट स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ नर्व डैमेज हो तो ये हो सकता है स्ट्रैबिस्मस या स्टेंट। और इसमें होता क्या, एरआरआर रिफ्रैक्शन होता है, या कोई एरआरआर रिफ्रैक्शन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्रेनियल की इंजरी है, तो पेशेंट को क्या मिलेगा, स्टेंट या स्ट्रैबिस्मस होता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना होता है, ये आई कवर टेस्ट करना होता है, आई कवर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो नर्व है वो सिक्स क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ी सी गलती आई है, थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल की इंजरी हो और उसके अलावा एरर रिफ्रैक्शन हो, ये क्या काज करवा सकते हैं, स्टंट करा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आई कवर टेस्ट ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, आई को कवर करके जो ठीक है उसको कवर करके ये दूसरी से देखते हैं कि पेशेंट को पूछते हैं, ये मुख्तलिफ नंबर दे के पूछते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पे बिठा के, ये आई कवर टेस्ट होता है। और इसमें ऑपरेट करते हैं, एग्जाम में आता है, स्ट्रैबिस्मस में कौन सा ऑपरेट करेंगे, रिसीशन ऑफ रेक्टल मसल, इसमें रेक्टल मसल को रिसीशन करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। ठीक है, रिसीशन ऑफ रेक्टल मसल मुख्तलिफ थे। ठीक है, जो फोर्थ सा लेटरल रेक्टस था और जो मीडियल रेक्टस वो आप लोगों के थर्ड क्लिनर से प्ले हो रहा था। ठीक है, ये याद रखना है।